मैं तो मेरी राजनीति भी एक मैं समझ सकती हूँ, आपको बोलने में तकलीफ हो रही होगी। मुझे पेन हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा हूँ। ना ज्यादा देर बैठ सकता हूँ ना लेट सकता हूँ। नमस्कार। यूपी के लोगों की लड़ाई सड़क पर लड़ने वाले इकलौते नेता चंद्रशेखर आजाद जी पर गोली चली। ईश्वर की दया से वो स्वस्थ हैं, लेकिन अगर गोली चलाने वालों का निशाना 1 इंच भी इधर उधर हो जाता तो आज देश एक कर्मशील नेता को खो देता। चंद्रशेखर जी, आप तो समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, समाज की आवाज उठाते हैं, गोली खा रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, टेस्टी है गोली। आज तक लाठियां खाई थी, पुलिस की मार खाई थी। अब एक गोली भी खाने का मौका मिला है। एहसास हो रहा है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने गुलाम भारत में आजादी की लड़ाई लड़ी होगी, किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, एहसास हो रहा है आज। जो चीजें देखने सुनने में बहुत डरावनी लगती है, उसको झेलने के बाद किस तरह के अनुभव होते हैं, उसी में हूँ। कैसे चंद्रशेखर जी, क्रांतिकारी जेल आपने तो काटते हैं। किसी की जमीन भी नहीं कब्जाई, आप तो कोई माफिया भी नहीं है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो आपको रास्ते से हटाना चाहते जिन लोगों के सियासी एजेंडे कामयाब मेरी वजह से नहीं हो पा रहे हैं, जो लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान और इस तरह बंटवारा करके राजनीति करना चाहते हैं, जब वो इस तरह के एजेंडे लेके आते हैं और भविष्य में लाने वाले हैं, उनके बीच में चंद्रशेखर खड़ा होता है तो ये उनको तकलीफ देता है। और सबसे बड़ी बात दीदी जो मुझे समझ आती है, पहले गांव देहात में गरीबियों की बच्चियों के साथ खेला जाता था, उनकी इज्जत से कोई कार्रवाई नहीं होती थी, गांव देहात में पंचायत होकर निपट जाता था। जातिगत अपमान होता था, लोगों के घर जलाए जाते थे, सामाजिक बहिष्कार किए जाते थे, घोड़ी चढ़ने पे, मूछें रखने पे, मटकी छूने पे हत्या होती थी। आज जब कुछ ऐसा अन्याय होता है तो वहां कार्रवाइयां होती है, तो सामंतियों को कहाँ पसंद आएगा चंद्रशेखर। तो उनकी आंख का कांटा बन गया है, वो चाहते हैं किस तरह से कांटा जो है निकल जाए। उसके लिए प्रयास हुआ, लेकिन कुदरत ने अभी मेरी जिंदगी और लिखी है, अभी मुझसे और काम लेना है उनको, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने जीवन दिया। तो इसलिए आपके बीच में, आप बहनों के प्यार की वजह से सुरक्षित हूँ। हाँ, जख्म है, धीरे धीरे भर जाएगा, लेकिन उससे बड़ा बड़ा जख्म लगा जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ने दिया, जहाँ सरेआम गोलियों से बातें हो रही हैं। और अगर मेरे साथ ही है तो आम आदमी का के साथ क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये सबसे बड़ा ताजा उदाहरण है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। हैं? चंद्रशेखर जी, एक बार मैं जानना चाह रही हूँ कि आप अपने समर्थक के घर जा रहे थे, आपकी गाड़ी जा रही थी और बगल में कोई गाड़ी, वो पूरा घटनाक्रम क्या था, आप एक बार अगर बता सकें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। मैं दिल्ली से आया था घर छुटमलपुर आने के लिए। देवबंद एक जगह पड़ती है, बड़ी फेमस जगह है देवबंद। हम्म। मेरे साथी हैं अजय, उनकी मम्मी की डेथ हुई थी एक दिन पहले। मेरे काफी प्यारे करीबी साथी हैं, वकील हैं, हमारे यूनिट में काम करते हैं। मैं उनके घर चला गया था उनके दुख को बांटने के लिए। जैसे मैं उनके घर से वापस आते हुए मेन सड़क पे आया, मुश्किल से 50 मीटर चलाऊंगा, जिलाधिकारी कार्यालय है, उप जिलाधिकारी कार्यालय, उससे 50 मीटर आगे चलाऊंगा, वहीं एक गाड़ी मुझे ओवरटेक करती, मेरी बराबर से निकलने के ओवरटेक के तरीके से निकलती। और मेरे हाथ में फोन था, क्योंकि अगर आपको याद हो, मैं भी एक किसानों की लड़ाई लड़ने गया था नोएडा अथॉरिटी पे, जहाँ मैंने कहा कि हम ताला लगाएंगे, और फिर 33 किसान जो 20 दिन से करीब बंद थे, उनको छोड़ना पड़ा पुलिस को। मैं उनका फोन, उनमें से किसी किसान का फोन आ रहा था, मैं उस फोन को देख रहा था। अचानक से एक गोली पिछले शीशे को टकराई और उसको चूर करते हुए मुझे यहाँ के लगी। मुझे लगा कि किसने पटाखा छुटाया और पीछे का शीशा खुला रह गया, जैसे अक्सर खुले शीशा छूट जाता है, तो मैंने कोई उस तरह का, क्योंकि आवाज आई और फिर इस तरह से आके लगना। फिर सेकंड एक गोली, और फिर एक तेज धमाका, और गोली एक मुझे आंखों पीठ को मेरी चीरती हुई गाड़ी में धसकी पीछे गद्दी में। मुश्किल से 10-11 सेकंड में 4 गोली मेरी गाड़ी पे चली। मैं दूसरी गोली के बाद जब वो मुझे लगी, मैंने अपने साथियों से कहा कि हम गिर गए, गोली चल रही है, अपने आप को संभालो। वो गाड़ी जिससे गोली चल रही थी वो मुझसे 5-7-10 मीटर आगे जाके रुक जाती है। जैसे उन्होंने बहुत कोई जंग जीत ली हो, वो हवा में 2 गोली फायर करते हैं जश्न मनाने के लिए, फिर एक गोली सामने से मेरी गाड़ी पे फिर से फायर करते हैं। हम्म। मनीष गाड़ी चला रहे थे, मैं मनीष से मैंने कहा कि तुम राइट टर्न ले लो, फटाफट यू टर्न ले लो।
मैंने यू टर्न लिया और मुझे खून बह रहा था। मैंने वहाँ के एसएसपी को बताया कि मेरी गाड़ी पे गोली चली है, मुझे गोली लगी है, मैं कासिमपुरा जा रहा हूँ, अब अपनी फोर्स को वहाँ भेज दो। अच्छा नहीं हुआ है, अब देखो ये गाड़ी का नंबर है, मैं 5 मिनट में आपको गाड़ी का नंबर दे दूँ, क्योंकि मेरे पीछे जो साथी चल रहे थे हमारी टीम की, उनके पास उन्होंने गाड़ी का नंबर जो है नोट कर लिया है। अगले 10 मिनट में मैंने उनको नंबर प्रोवाइड कराया और वहाँ आपको पुलिस के गोली वरिष्ठ लगी अधिकारी आए। हुई थी, आप बेहद दर्द में होंगे, खून बह रहा होगा और आपने तुरंत एसएसपी को फोन किया। हाँ, हाँ, मैंने उनको फोन करके बताया, हम्म। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कौन मुझे मारना चाहता, वो पकड़ा जाए। तो फिर मैंने अपनी पीठ उठाई तो मेरे बनियान से 3 छेद थे, यानी कि लगभग 3 गोली वहां से निकली और मेरी पीठ से खून बह रहा था। कुछ बुलेट्स हमारी गाड़ी में पड़ी हुई थी, मैंने वहां के अधिकारियों को जब वायद दे दी कि ये बुलेट्स हैं, आप देख लो। अच्छा ये है कि ये जब वो हुई उसकी एक वीडियो भी बाद में मुझे मिली, जिसमें वो 4 गोली 10-12 सेकंड के अंदर में दिख रही है चलती हुई, और एक स्विफ्ट डिजायर से वो गोलियां चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो है इस बात को, और गंभीरता मुझे इस बात की तब महसूस हुई जब मैं हल्के से होश में आया। तब तो गर्म घाव थे, मैं खुद डॉक्टर के यहाँ गया, लेकिन जैसे डॉक्टर के यहाँ गया तो फिर मैं उस तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाया। तकलीफ में था, पेन हो रहा था, जख्म थोड़ा सा दर्द बढ़ता गया। लेकिन जब मुझे एक सीनियर अधिकारी ने फोन करके बताया कि उन्होंने जानबूझ के गाड़ी जो है वो एक गांव में छोड़ी जिसका नाम है मिरकपुर, जो गुर्जर हम्म। समाज का बड़ा गांव है। जी। और अगर आपको कुछ हो जाता चंद्रशेखर, तो गुजरों और दलितों में एक बहुत बड़ा झगड़ा यहाँ खड़ा हो जाता, जिसको शायद हम रोक नहीं पाते, और इसका परिणाम बड़े बुरे होते। तो ऐसे में क्या करें, हमारी समझ नहीं आ रहा। मैंने तुरंत एबीएनए के लोगों को बुलाया और अपील की कि भाई मैं अपने साथियों से शांति की अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखें, कल ईद का त्योहार भी है। जी। चंद्रशेखर तो अभी जिंदा है, लेकिन किसी को और समस्या ना आए और कोई माहौल खराब ना हो, कोई जातिगत हिंसा ना हो जाए, इसलिए जो अपराधी है वो पूरी जाति नहीं होगी, कुछ लोग होंगे जिसने भी किया, एक जाति के हैं या एक धर्म के हैं या अलग अलग धर्मों के हैं, चंद्रशेखर जब जी, खुलेगी सब पता आपको लग किसी जाएगा। पर संदेह है कि आपके रास्ते से हटने से किसके राजनीतिक कांटे हट जाएंगे? आप किसकी राह में रोड़ा बन रहे हैं? नहीं, मैं संदेह है आपको किसी किसी पर? के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। मैं तो अभी राजनीति में नया हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। जी। हर जहां भी अन्याय होता है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जाता हूँ। कभी जाति धर्म नहीं देखता है, कभी कुछ और नहीं देखता हूँ, कभी अपना पॉलिटिकल माइलेज नहीं देखता हूँ, उसी का पैमाना है। ये बात मैं आपसे इसलिए कहूंगा कि मैंने जो कमाया है जिंदगी में, कि जब मैं पहलवानों की लड़ाई लड़ने गया था, तो जिन बच्चों की लड़ाई करने गया, तो जब साक्षी का मेरे पास फोन आया, बहुत रोई वो, उसने मुझे भावुक कर दिया। मैंने उसको कहा कि छोटी बहन रोआ नहीं करते, तुम मुझे भावुक कर रही है। उस गोली से मैं इतना पीड़ित नहीं, दुखी नहीं हुआ जितना तुम्हारे रोने से हो रहा। तुम बहादुर बेटी हो, देश की शान हो। तो उसने कहा भाई मैं मिलने आऊंगी। तो आप ये समझिए, ये बात मुझे इतना बल देती है कि जिनके लिए मैंने ईमानदार से लड़ाई लड़ी, आज वो मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं किसी की आंखों में कांटा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो, मेरी राजनीति भी एक, मैं समझ सकती हूँ, आपको बोलने में तकलीफ हो रही होगी। मुझे पेन हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा हूं। ना ज्यादा देर बैठ सकता हूँ ना लेट सकता हूँ। तो शेखर जी, मैंने किसी का आप। बुरा नहीं किया, मैंने हम्म। किसी का बुरा नहीं किया। मैं हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, जब तक मेरे अंदर जान रहेगी लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं सीरियसली कह रहा हूँ, देश को आजाद हुए 75 साल के करीब हो गए हैं। अगर आज भी लोगों को बुनियादी सुविधा नहीं है, तो लोकतंत्र किस लिए? आज भी चंद्रशेखर जी, अगर मुख्यमंत्री महिलाओं के योगी रेप हो रहे हैं। आदित्यनाथ जी से आप से एक बार किसी ने फोन पर बात करने का प्रयास किया, आपका हाल जानने की कोशिश की? उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी घटना हुई है। नहीं, मुख्यमंत्री जी से किसी का वो नहीं है। यहाँ के पुलिस के प्रधानमंत्री अधिकारियों ने नरेंद्र बात की। हाँ जी, नहीं, किसी का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन जी। नहीं। कुछ विपक्ष से कुछ जो सीनियर लीडर्स उनके फोन आए, उन्होंने मुझसे मेरे हालचाल भी जाने। उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया कि हम इस आवाज को उठाएंगे। आपके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, हम नहीं चाहते वो अन्याय जो है, वो बुरा लग रहा है, क्योंकि आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ भी। राहुल भैया का फोन आया हम्म। और वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी, मतलब मुझे बल मिला। अखिलेश जी का फोन आया, जयंत चौधरी जी का फोन आया, नीतीश जी के यहाँ से फोन आया, मुझे बल मिला। अभी चंद्रजीत सिंह चन्नी जी का फोन आया, मुझे बल मिला कि भाई चलो, वो लोग भी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जिन्होंने भी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। और मैं इसमें, मुझे अपना दीदी, मुझे अपना कोई वो नहीं डर। मैं तो जिंदा हूँ उन माओ के आशीर्वाद से, संतों गुरुओं के आशीर्वाद जिनसे, जिनको मुझसे उम्मीद है। लेकिन आप किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी की जान भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर किसी और के साथ भी अन्याय हो रहा है, किसी की जान नहीं जा रही, तो ये अच्छा नहीं।
चंद्रशेखर जी, मेरी राजनीति भी प्रधानमंत्री इतनी है। नरेंद्र मोदी जी इतने दयालु हैं कि एक खिलाड़ी की उंगली में चोट लग गई थी तो फटाक से ट्वीट कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कर्मशील नेता के साथ इस तरह का हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। ये तो ईश्वर की दया है कि आज आप हमारे बीच हैं। और कहते हैं जाकेरा को साइयां मार सके ना कोई, आपके साथ बहुत लोगों की दुआ है, आप लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, समाज में लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के हक के लिए। प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट नहीं आया क्या? एक फोन तक नहीं आया कि सरकार जानना चाहती है कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं स्वस्थ हैं? मैं एक बहुजन नेता हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री जी मेरे लिए ट्वीट करें। प्रधानमंत्री की दयालुता जो है वो राजनीतिक दयालुता होती है। वो एक एमएलए को भी एमएलए का चुनाव ना लड़ो इसके लिए भी वो फोन करते हैं हिमाचल के चुनाव में एक व्यक्ति को। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं, मुझे छोड़िए, मैंने तो उन पहलवानों के प्रति भी प्रधानमंत्री की दयालुता नहीं देखी जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, जिनकी पीठ थपथपा रहे जिन बेटियों की, विनेश हो, साक्षी हो, बजरंग हो, उनके लिए भी एक शब्द नहीं बोल पाए। किसानों के लिए जो 700 किसानों की शहादत पे जो एक शब्द नहीं बोल पाए, मैं उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं करता। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में गोली की, हिंसा की, हत्या की कोई जगह नहीं। इसके विरुद्ध ही लोकतंत्र है कि अपनी बात को कहने के लिए पटल है, आंदोलन करने के लिए रोड है, प्रोटेस्ट के स्थल है। अपनी बात को कहो, सरकार पे दबाव बनाओ, अपनी मांगों को पूरी कराओ। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, यही तो लोकतंत्र है। तो यहाँ आलोचना विरोध को जगह है। लेकिन आज क्या है, ये तो अंग्रेजों जैसा समय आ गया, जिसको बात से आप सहमत नहीं, या जो जिसको लग रहा है कि इसकी बात से आपकी राजनीतिक प्रभाव पड़ा तो उसकी हत्या कर दोगे। देखो, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, मेरी राजनीति भी है और आज जीवन में रहेगी। आप मुझे आज सुन रही, रिकॉर्डेड है। मैं चाहता हूँ इस देश में महिलाओं के साथ जो यौन हिंसा हो रही है, जो शारीरिक शोषण उनका हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। किसी को कोई इतना अधिकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, अन्याय अत्याचार किसी कमजोर पे नहीं होना चाहिए। भय का माहौल किसी में ना हो। और सरकार का काम है लोगों को सुविधा देना। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सभी को स्वाभिमान सम्मान का जीवन। और ये जो जातियों बटा समाज है भारत में, जिसकी वजह से दुनिया में हम खुद में तो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन दुनिया में भी इस बात को जानने लगे कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था की वजह से हम बटे हुए हैं। कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई मुसलमान। हम यूनाइट हो, हम देश बने, नेशन फर्स्ट हो, हम प्रथम अंत्य भारतीय बने। और भारतीय बन के हम भारतीयता के लिए और हम भारत की तरक्की के लिए लड़े। चंद लोग अमीर हो जाएंगे, बाकी लोग गरीब हो जाएंगे, किसी पे खाने के लिए रोटी नहीं होगी, किसी पे महल होगा, किसी का कुत्ता एसी में सोएगा, किसी के बच्चे भूख से मर जाएंगे, कोई इलाज के कमी कारण सड़क पे दम तोड़ देगा, किसी के बाप उसके हाथों में, चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के बाप के हाथों में दम तोड़ देगा इलाज की कमी कारण। और कुछ लोगों के लिए पूरे पूरे हॉस्पिटल जो हैं सिर्फ बना दिए जाएंगे इलाज के लिए। ये जो गैर बराबरी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सारी गैर बराबरी जो है ना, ये खत्म आ, हो और आपको हम मिलकर सुरक्षा लड़े देश की तरक्की के लिए। आपको सुरक्षा मिली अभी कि नहीं मिली चंद्रशेखर जी? दीदी, मैंने 2 साल पहले मेरे साथ इस तरह की हुई, मैंने एप्लीकेशन किया हाँ। गृह मंत्री जी हम्म। को, मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी महोदय को, अपने एसएसपी डीएम को। मैंने एलआईयू से बात की, उन्होंने कहा हमने कर दिया। मैं नाम नहीं चाहता, एक अधिकारी मुख्यमंत्री सब जाती थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है, नहीं देंगे सुरक्षा, चाहे कल का मरता आज मर जाए। उसके अच्छा। बाद कई ऐसे मामले हुए ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं कहा इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद भी लगातार मैं एप्लीकेशन करता है इस बात के लिए, कल को मुझसे कहें सरकार कि आपने सुरक्षा क्यों नहीं मांगी। इस बार भी मैंने एप्लीकेशन किया। मैंने कहा सुरक्षा दे रहे तो मुझे लाइसेंस दे दो। मैंने अपनी फाइल लगाई, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। मैंने हम्म। अपनी साथी फाइल है, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अगर मैंने कहा कि मुझे आप लाइसेंस दे दो, मैं अपनी आत्मरक्षा खुद ही कर लूंगा अगर आप नहीं देना चाहते। लेकिन सच ये है कि किसी चीज का पैमाना नहीं है। सत्ता का संरक्षण या सत्ता का हाथ जिनके ऊपर है उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर चंद्रशेखर जी, विपक्ष हमने को अच्छा आपके काम कई करना है तो नहीं मिलेगा। कई वीडियोस जी। देखे हैं जिसमें आपने कहा है कि आपकी हत्या की साजिश हो सकती है, जिसमें आपने कहा कि अगर एक चंद्रशेखर को मारोगे तो ऐसे हजारों लाखों चंद्रशेखर भी हैं, आज भी हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, आपको भी अंदेशा था, आप इतनी बार सरकार से बार बार बात कर रहे हैं कि मुझे सुरक्षा दी जाए, तो फिर इतने लोगों को आप साथ लेकर के चलते हैं, इतने बड़े समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर सरकार आपको सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही है? इसके पीछे ये पेच कहाँ फंसा है भाई? मुझे लगा मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे थे कि अगर मर जाएगा तो मैं ये ट्वीट कर दूंगा कि भाई एक नेता आजाद समाज पार्टी के, उनकी हत्या हुई और मुझे इस बात का खेद है। मैं उनको आदरांजलि भेंट करता हूँ। क्योंकि जो जीते जी मेरी छोड़िए, जो जीते जी उत्तर प्रदेश के लाखों दलितों को न्याय, लाखों पिछड़ों को उनके अधिकार, लाखों अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को सम्मान का जीवन देते, वो चंद्रशेखर को क्या सुरक्षा देंगे? और मुझे अपनी सुरक्षा की नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश की और देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति की, चाहे वो पत्रकार हो जो निडर है, निर्भीक है,
मुखर है, जो सत्य के साथ खड़ा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो नेता हो, मुझे उन सबकी फिक्र है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से आज ये कहूंगा कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करें। अपराधियों को संरक्षण देने से अपराध बढ़ता है, अपराध कम नहीं होता है। आपने कई बार अपराधियों को संरक्षण दिया, आपकी भाषा शैली ऐसी है कि लोग उसको जमीन पे, धरातल पे उसको जो है ना यूज करने लगे। इसके परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे नहीं है। मैं हमेशा चल सत्य के साथ खड़ा था और मैंने अपील की कि लोग शांति बनाए रखें। मेरे पास जी लाखों लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। जी। मुझे हर एक व्यक्ति के जीवन से प्यार है, मानव मूल्यों की इज्जत करता हूँ। मैंने अपील की और अभी भी 3 तारीख की हमारे लोगों ने पंचायत रखी है, लाखों लोग आने वाले। मैं उनसे फिर अपील कर रहा हूँ, मैं अपने लीडर्स को भी समझा रहा हूँ कि मैं जिंदा हूं ना, तो अब मत करो, आपको अब अभी तक मान जाओ। लाइसेंस भी नहीं मिला है कि आप अपनी खुद की सुरक्षा कर सके, आप अपने पास कुछ रख सके, कोई नहीं नहीं हथियार? नहीं मिला, नहीं मिला, हम्म। नहीं मिला। चंद्रशेखर जी, तो अगर इसलिए आगे कभी मैं ये आपके नहीं साथ चाहता ऐसी था हम्म। कल कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाए सरकार के कि आपने, आप भाई अगर आपको ऐसा थ्रेट था तो आपने क्यों नहीं। इसलिए मैंने एप्लीकेशन की। मैं जानता हूँ सरकार नहीं देगी मुझे, क्योंकि देश में वंचित वर्ग के नेताओं को कोई औकात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं जानता था वो नहीं देंगे, इसलिए मैंने अपील एप्लीकेशन की। कल ये मुझसे ना कहें कि आपने एप्लीकेशन नहीं की, तो इसलिए मैंने एप्लीकेशन की कि भाई दो सुरक्षा, कभी कल आप मुझसे कहो कि भाई आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं की। और मैंने आज भी बता रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं डरूंगा नहीं। मैं डरूंगा नहीं, मैं मुखर होकर लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा, सत्य की आवाज को उठाऊंगा। जब भी अन्याय होगा ऐसे ही जाऊंगा जैसे पहलवानों के साथ खड़ा था, जैसे 49 शिक्षक भर्ती में खड़ा था, ऐसे जाके खड़ा हूंगा। आप कल तो फिर कह रहे जाऊंगा हैं भरतपुर रैली चंद्रशेखर में। जी, आप लगातार लड़ते रहेंगे, समाज की आवाज उठाते रहेंगे। ईश्वर न करे कभी आगे अगर, ईश्वर न करे ऐसी कोई घटना अगर होती है, तो आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर स्वाभिमान, सम्मान का और हक अधिकारों का जीवन चाहिए, संवैधानिक मूल्यों को लागू कराना है, तो किसी ना किसी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे याद है शहीद आजम भगत सिंह का वो कथन, जो उन्होंने कहा कि अगर मेरे मरने से क्रांति आती तो भगत सिंह जो है फांसी चढ़ने को तैयार है। और वो इसलिए फांसी चढ़े कि लोगों में क्रांति आए। मैं भगत सिंह नहीं हूँ, वो तो शहीद आजम थे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जागे। कितने चंद्रशेखर को मारोगे, 2 4 10 20, चंद्रशेखर जी, हमारा कभी तो देश तो अंत होगा। लोकतांत्रिक देश है। अभी भी यहाँ पर स्पेस है ना कि आप हक की आवाज उठा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये कहा जाता है कि भाई यहाँ से तो सारे अपराधी गुंडे सब भाग चुके हैं, आप पर कौन साधु सन्यासी हमला करके चले गए? मुख्यमंत्री जवाब दे सकते हैं, मुझे तो आपकी फिक्र है। आप बड़ी मुखर होकर आवाज उठाती है। ऐसा ना हो कल कोई आपके स्टूडियो में खड़ा होकर आपको गोली, आपके ऊपर गोली चला दे। तो कौन सा अपराधी भागा मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि आलोचना और विरोध के बाद वो गोली से नहीं दबाया जा सकता। जितनी गोली चलेगी, जितना खून बहेगा, उतना ही लोगों में गुस्सा पैदा होगा, और एक दिन ये गुस्सा इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकेगा, जो अपने आप को तानाशाह समझ बैठी है। और ये समझ बैठी कि ये कभी जा नहीं सकती। सत्ता तो आती जाती, लोकतंत्र है ना, ये हम मानते हैं, सरकार नहीं मानती। सरकार तो कहते हैं 50 साल राज करेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जीवन में मैंने घटिया राजनीति ना की है, ना कभी करूंगा। और मैं फिर अपने समर्थकों से अपील करूंगा, अपने भाइयों से, कि वो शांति बनाए रखें। आज नहीं तो कल ये अंधेरे के बादल छटेंगे, रोशनी आएगी। और जिन आपकी दुआओं का, प्रार्थनाओं का जो असर है, कि गोली मेरी पीठ तो नहीं चीर पाई। मैं सोच रहा था अगर वो मेरे सीने से निकलती तो क्या होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी दुआओं का असर है मेरे ऊपर कि अभी ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मेरा सीना चीर कर निकल जाए। अभी उसके लिए सरकार को और मेहनत करनी पड़ेगी। बस मैं चाहता हूँ इस घटना की जांच हो निष्पक्ष, जो मैं जान पाऊँ कि मुझसे किस राजनीतिक दल को खतरा है, आपको ऐसा कौन लगता है सफेद कि पोस्ट इसमें में सरकार का शामिल है। हाथ हो सकता है? इसलिए चाहता हूँ जांच हो। और अगर जांच प्रभावित नहीं होती देखेंगे तो इस बात को उठाऊंगा। मैं तो जानना चाहता हूँ, बहुत जल्द आ जाते हैं नाम उन लोगों के जो इन्होंने हमला किया है। अक्सर नाम आ जाता है। मैं भी देखना चाहता हूँ नाम कब आते हैं जिन्होंने एक गरीब के बेटे की जान लेने की कोशिश की है। मैं उनके नाम जानना चाहता हूँ, और वो कहाँ के ये भी जानना, उनको मुझसे खतरा क्या है, क्यों मेरी हत्या करना चाहते थे, इसके पीछे कौन लोग थे, कोई सरकारी अधिकारी थे, कोई नेता लोग थे, कौन था। मैं भी इसे जानना चाहता हूँ। मुझे डर है कि सरकार मैनिपुलेट ना करे, कि वो कोई हवाबाजी बयान दे दे कि बस ऐसे ही वो धर्म के खिलाफ बोलते हैं इसलिए हम उनके खिलाफ चलेंगे। सच ये है, मैं किसी ना जाति के खिलाफ हूं ना धर्म के। आपको आज कह रहा हूँ, भारत की महानता ये है, भारत की पहचान है, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, सब अपने अपने तीज त्योहार उत्सव को मनाते हैं, और सबको अधिकार है। मैं इसके ना, क्योंकि मैं संविधान के साथ हूं, तो ना मैं पहले कभी इसके खिलाफ था, ना आज खिलाफ हूं, ना कभी हूँ। सब अपने धर्म के मान्य। देखिए, मैं ईद वाले दिन मैं इसलिए चुप रहा कि उनके त्योहार पे असर ना पड़े मुस्लिम भाइयों के। और अब कावड़ का त्योहार है, इसलिए चुप रहूंगा कि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन मेरी वजह से कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए। वरना 3 तारीख के लिए हमारे लिए लाखों लोग पंचायत में, सबसे ज्यादा कावड़ यात्रा हमारे यहाँ चलती है।
मैं नहीं चाहता कोई हिंसा हो और कोई इस तरह का, और मैं नहीं चाहता कोई इसमें बीच में आके कोई फायदा उठा जाए। मैं शांति चाहता हूँ, इसलिए शांति की अपील कर रहा हूँ, लेकिन अन्याय के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी रहेगा जब तक देश में गरीबों को मानव मूल्य, बुनियादी अधिकार, सुविधाएं और स्वाभिमान सम्मान का जीवन नहीं मिलता, जब तक हमारे महापुरुष सपना पूरा नहीं होता, बाबा साहब अम्बेडकर माननीय शाह काशीराम के जो संघर्ष का कर्ज अदा नहीं करता, तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ता नहीं। चंद्रशेखर जी, अभी आप हॉस्पिटल में हैं कि आप घर आ गए हैं? मैं घर हूँ, देखो ये भी मैं बात किसी को बताने चाहता, मुझसे अपील की गई जी। कि आप घर चले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि लोग बहुसंख्या के पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरा दिल देखो कि मैंने उनसे कहा ठीक है, मैंने उनसे कहा मेरी छुट्टी कर दो, मैं घर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई कोई पेशेंट डिस्टर्ब हो। मैं हमेशा से अपने बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, आज भी नहीं सोच रहा हूँ, बस ये चाहता हूँ कि और किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि कोई किसी माँ का कोख सुनी होगी, उसको तकलीफ होगी, किसी का पति जाएगा, किसी का भाई जाएगा, किसी का पिता जाएगा, उसको तकलीफ होगी। मैं हिंसा के खिलाफ हूँ। दूसरी बात, मैं भी ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जहाँ बहन बेटियां सम्मानित और सुरक्षित होंगी, सशक्त होंगी, हम्म, किसी बहन बेटी का रेप नहीं आएगा और अखबार में भी खबरें टीवी में नहीं पड़ेंगे कि किसी ने किसी बच्ची का शोषण किया। वो दिन कब आए, इसके लिए ये संघर्ष हमारा जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप अपना ख्याल रखिए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और फिर से मैं आपको ऐसे ही लड़ते हुए और लोगों के बीच में देख पाऊँ। बहुत बहुत लड़ते शुक्रिया। हो तो कल ही देखना संघर्ष करते हो। कल जाऊंगा भरतपुर एम्बुलेंस से, लेकिन जाऊंगा ये बताने के लिए कि गोलियों से डर के घर नहीं बैठूंगा, इंतजार आप करूंगा इसके कब बाद भी गोली को। जाएंगे और कल ही जाएंगे आप? आज ही मुझे लग रहा है हॉस्पिटल से आए हैं और अब कल जाएंगे आप? जाऊंगा ये बताने के लिए उन लोगों को जिनको लगता है मैं गोले डर जाऊंगा, कि मैं डरने वालों में से नहीं, मेरा नाम आजाद है। और अपने लोगों को बताने के लिए कि हिंसा रास्ता नहीं है, हमें संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके ऐसी सत्ताओं को ही सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा जो इस रास्ते पे चल के लोगों को कमजोर कर रही है, या जो लोगों को ये गलत रास्ता दिखा रही है। हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और लड़ते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। ख्याल धन्यवाद, रखिए अपना। आपके लिए मंगल नमस्कार। कामना। जी, नमस्कार। नमस्कार।